बच्चों हमें बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए जो कि मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें क्या करी थी गाइस बताई थी। मैंने क्या बताया था बच्चों, जो काम की चीज है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं भी छोड़ रहा हूं फॉर द टाइमिंग। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुम्हें सिर्फ एक चीज पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट। h nu नॉट इज नथिंग बट 5। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी सप्लाइड माइनस एनर्जी कंज्यूम्ड इन टेकिंग आउट द इलेक्ट्रॉन। जो एनर्जी बची, एनर्जी सप्लाइड माइनस एनर्जी यूज्ड अप इन टेकिंग आउट इलेक्ट्रॉन, this will give us the kinetic energy of the ejected electron। हाँ है ना बच्चों? एनर्जी सप्लाइड माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड इन टेकिंग आउट इलेक्ट्रॉन विल गिव अस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना बच्चों? एंड दिस इज बेसिकली योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। दिस टेल्स अस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हाँ है ना बच्चों? इस फॉर्मूले के किसी भी बच्चों को डाउट बताओ बच्चों। अब काइनेटिक एनर्जी अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है तो हम कह सकते हैं दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है तो तुम्हारा EV नॉट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल, दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल गिव अस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना बच्चों? बेसिकली उस काइनेटिक एनर्जी को, जो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ उसको हमें रोकना है बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल V नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट लगा के हमें उस इलेक्ट्रॉन को रोकना है। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? गाइस रिस्पॉन्ड विद यस और नो। Yes. बोलो। गुड। कर्व भी बना सकते हो, हमें पता है E V नॉट इज h nu माइनस 5। तो अगर हम E को इधर ले जाएंगे दिस इज व्हाट यू विल हैव। यू कैन फाइंड द कर्व फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? कर्व भी हमने पढ़ लिए थे, पढ़े थे नहीं पढ़े थे गाइस? बताओ भाई हाँ है ना? Yes. राइट। अब आते हैं, हमने नेक्स्ट पढ़ा था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हाँ है ना? राइट गाइस? वो कितना होता है, -2.18 इंटू 10⁻⁴। पहले एक काम करते हैं, एनर्जी के जाए लेट अस गो ऑन टू रेडियस। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस हम किसका देख रहे हैं गाइस? nth ऑर्बिट का। इट इज 0.529 n²/z। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस विल गिव अस द आंसर इन एंगस्ट्रॉम। इट विल टेल अस द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला है हमारा। तो तुम देख सकते हो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। तो मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, अगर हमने n सेम रखा, से फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए और Li2+ के लिए, ठीक है ना बच्चों? से लेट अस से दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एंड Li2+, किसका ऑर्बिट छोटा होगा, किसका रेडियस छोटा होगा गाइस? बताओगे कोई मुझे? n सेम रखा, लेट अस कॉल n एज 1। तो हाइड्रोजन और Li2+ में किसका रेडियस छोटा होगा फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट? बोलो भाई। n सेम फर्स्ट ऑर्बिट ले लिया हमने, n की वैल्यू 1 उठा ली। हाँ Li2+ का छोटा होगा रेडियस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? और एक चीज तुम देख सकते हो, अगर हमारा z सेम है तो यार जैसे जैसे तुम ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, रेडियस बढ़ता जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस छोटा है, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस बड़ा है, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस और बड़ा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब जैसे जैसे n वैल्यू बढ़ती जाएगी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो रेडियस बढ़ता जाएगा। हाँ है ना बच्चों? समझ में आ गया? बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस, हाँ तो बोलो। यस सर। Yes. ये हमारा था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तुम्हें याद होगा बच्चों, हाँ है ना गाइस? यही वैल्यू पढ़ी थी ना हमने, 2.18 इंटू 10⁶z/n। बताओ बच्चों, यही वैल्यू थी या नहीं दिया? बच्चों को याद ही नहीं है कौन सी वैल्यू होती है हमारी? बोलो गाइस। बच्चों यही थी ना? गुड। हम कहेंगे, अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन और Li2+ के लिए n सेम है, वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी, Li2+ में या हाइड्रोजन में? सेम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी, Li2+ और हाइड्रोजन? बोलो बच्चों। हमने लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट। अगर हम देखें
तो उसमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन Li2 प्लस में ज्यादा होगी या हाइड्रोजन में ज्यादा होगी? बोलो गाइस, जवाब चाहिए। Li2 प्लस में ज्यादा होगी, उसका Z वैल्यू ज्यादा है। हाँ है ना बच्चों? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस, बताओ। क्लियर हो गया? Yes. तो अगर हम इंफिनिटीथ ऑर्बिट में है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी बच्चों? इन nth ऑर्बिट, अगर हम इंफिनिटीथ ऑर्बिट की बात करें, मतलब इट इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? बोलो बच्चों, n की वैल्यू इंफिनिटी डाल दो ना गाइस, क्या वैल्यू आएगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंफिनिटीथ ऑर्बिट? बताओ। इट इज गोइंग टू कम आउट जीरो। हाँ है ना? n की जगह इंफिनिटी डालोगे तो डोंट यू रियलाइज दिस वैल्यू विल बिकम वेरी वेरी लेस एंड दिस होल टर्म विल बिकम जीरो। हाँ है ना? बोलो गाइस। अरे एक बच्चा डिसाइड sir. करोगे, मैं बोलूंगा। बहुत नहीं, लेस होगा, एक बार हम उसे जीरो बोल सकते हैं क्या? बहुत, हाँ, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो बोल देंगे। इंफिनिटीथ ऑर्बिट का ऐसे मान के चलो कि वो पुल ऑफ न्यूक्लियस से बिल्कुल ऑलमोस्ट बाहर निकला पड़ा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम इसे टेंडिंग टू जीरो बोलेंगे, फाइन, लेकिन आइडिया इज कि उसको हम ऑलमोस्ट जीरो ही कहेंगे, टेंडिंग टू जीरो होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? क्लियर है यहां तक? मतलब जितना हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास लाते जाएंगे उतनी उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी बच्चों? जितना हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास लाते जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, सर बढ़ती रहेगी क्या? बढ़ती रहेगी, करेक्ट। फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे ज्यादा है, सेकंड में उससे कम है, इंफिनिटी में बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो है। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? अब आ रहे थे हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, उसकी वैल्यू थी ये, किसमें थी बच्चों? ये जूल में। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यही एनर्जी निकालना चाहोगे तो दिस इज व्हाट यू विल हैव। ये एनर्जी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की इन nth ऑर्बिट। समझे नहीं समझे गाइस? दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हाँ या ना बच्चों? बोलो गाइस, ये चीज Yes, क्लियर sir. हुई नहीं हुई? गुड। Yes. ये हमारा फॉर्मूला था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट निकालने के लिए। यूनिट्स तुम्हें देखनी पड़ेंगी, जूल लोगे या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, ठीक है ना गाइस? और अगर हम किलो जूल में निकाल रहे हैं पर मोल तो इट इज 1312 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? ये भी हमने किया था, कोई कंफर्म करेगा? यही चीज लिखी थी हमने पहले, बच्चों बताओ, यही चीज लिखी थी नहीं लिखी थी? बच्चे बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. ये लिखा था ना हमने, गुड। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जब हम एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब एक मोल एटम्स की बात करें, विल गेट द एनर्जी इन किलो जूल। हाँ है ना? और 1 जूल अर्थ में कितना होता है गाइस, कोई बताएगा मुझे? 10⁻⁷ अर्थ। हाँ है ना? डू यू रिमेंबर दैट और नॉट गाइस? ये फॉर्मूला याद है नहीं याद है? 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्थ। बोलो भाई। There is a relation that you have got to know. That's the whole point. अब हमने हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम का मतलब है Z इक्वल टू 1 के लिए हमने एनर्जी निकाल ली थी इन डिफरेंट ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है? -13.6, दूसरे में कितनी है? -3.4, तीसरे में कितनी है? -1.51, चौथे में कितनी है? -0.85, पांचवी में कितनी है गाइस? -0.54, सिक्स में कितनी है? -0.37। हाँ या ना? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Z हमारा 1 है, n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ले लिया, n1 n2 n3 n4 n5 n6। ये हमने एनर्जीज क्यों याद कर ली अभी समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर क्वेश्चंस। हमने उस वक्त थोड़ी देर क्वेश्चन कर दिए इसलिए क्लैरिटी नहीं आई होगी। यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? किसी बच्चों को कोई भी डाउट? नहीं। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या थी बच्चों? इट इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? अच्छा, एनर्जी नेगेटिव है तो मुझे बताओ काम की चीज, बाहर जाने पे एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? मतलब पहले -13.6 है, फिर -3.4 है, फिर -1.51 है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या हो रही है बच्चों बताओ? मतलब n को बढ़ाने से तुम्हारी एनर्जी क्या होती जा रही है? सर बढ़ती है, बढ़ रही है, और बढ़ बढ़ के इंफिनिटी पे क्या पहुंच जाएगी बच्चों? जीरो। हाँ, 0. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे n की वैल्यू क्या डाल दो? इंफिनिटी।
जीरो आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? टोटल एनर्जी विल बी जीरो। क्लियर और नॉट गाइस? यस तो बढ़ती गई नेगेटिव में एक तरीके से कम होती गई और फिर तुम्हारी वैल्यू क्या पहुंच गई? जीरो एट इंफिनिटी। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती होगी इंफिनिटी पे। क्यों? वेलोसिटी क्या आ गई? टेंडिंग टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है गाइस? हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ या ना? वी विल बी टेंडिंग टू जीरो इन इंफिनिटी ऑर्बिट। हाँ है ना बच्चों? अब हम कहेंगे प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। यार पोटेंशियल एनर्जी तो तब वर्क करेगा ना जब अट्रैक्शन या रिपल्शन है। जब वो इंफिनिटी है दूर आ गया, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। रिपल्शन की तो हम बात ही नहीं करेंगे, अट्रैक्शन की बात कर रहे होते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जब वो इंफिनिटी है डिस्टेंस अवे हो गया तो उसके पास मतलब अट्रैक्शन होगी नहीं ना गाइस, बहुत दूर चला गया न्यूक्लियस से। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इट विल टेंड टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी विल टेंड टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी विल टेंड टू जीरो, हेंस योर टोटल एनर्जी विल टेंड टू जीरो। हाँ है ना बच्चों? एन की वैल्यू इंफिनिटी डाल दो, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू विल गेट। एनर्जी ऑफ इंफिनिटीथ ऑर्बिट या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंफिनिटीथ ऑर्बिट विल बी जीरो। समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ मुझे बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज जो मैं अभी बोलता जा रहा हूं? गुड। अब आते हैं समथिंग न्यू। समथिंग न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। यार इस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ऐसे समझो गाइस, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हमें इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है बच्चों? 1 बाय टाइम पीरियड। हाँ है ना बच्चों? बेसिकली 1 बाय टाइम टेकन फॉर द रेवोल्यूशन गाइस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट? इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी विल बी 1 बाय टाइम पीरियड। हाँ है ना बच्चों? बताओ भाई, बोलो कुछ। यस सर। कोई एक बच्चा हाँ बोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि मैंने तो हाँ बोलना ही बोलना है। अब टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड। हाँ है ना बच्चों? डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। और स्पीड कितनी है? v। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? बोलो भाई। यस सर तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? v बाय 2 पाई आर। क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है नहीं है? अगर कोई कहता है, अगर कोई बंदा कहता है थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, तो गाइस वेलोसिटी निकाल सकते हो 2.18 into 10⁶ z/n से। z भी पता है हमें, n भी पता है। हाँ है ना बच्चों? बोलो भाई गाइस, निकल सकता है नहीं निकल सकता है? यस सर। ऐसे रेडियस भी निकल सकता है 0.529 n² / z। दोनों वैल्यूज इसमें डाल दोगे तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगी। समझे या नहीं समझे गाइस? बोलो। यस सर काम की चीज हम कहेंगे यार ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है, हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन z एंड n। हाउ दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन z एंड n। हम कहते हैं एक काम करो, कांस्टेंट को तो भूल जाओ, वेलोसिटी z और n पे कैसे डिपेंड करती है गाइस? z/n। हाँ है ना? बोलो गाइस, वेलोसिटी में क्या एक्सप्रेशन आता है? z/n आता है नहीं आता है बच्चों? बच्चे बोल ही नहीं रहे। और r में क्या आता है? n²/z। हाँ है ना बच्चों? कांस्टेंट में नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, इक्वल का साइन नहीं लगाया। क्लियर और नॉट गाइस? बोलो भाई बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई? यस सर तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²/n³। दिस इज समथिंग दैट यू हैव गॉट टू लर्न। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू z²/n³। समझे नहीं समझे बच्चों? बोलो। अब आते सर वो हैं z²/n³ है स्क्वायर। z², यहां से z² आ गया, यहां से n³ आ गया। अच्छा ठीक है ठीक है बेटा, दिस इज व्हाट यू विल हैव। ये इट इज समथिंग यू हैव गॉट टू लर्न। लर्न इन द सेंस यू हैव टू रिमेंबर इट। फाइन। अब आते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गाइस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स इज k(q1q2/r²। हाँ है ना? k q1 आया ze, ये आया e/r²। हाँ या ना? बोलो बच्चों। यस सर राइट। वेयर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? यहां पे z हो जाएगा न्यूक्लियस पे चार्ज, e हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हमने साइन लिया नहीं -e बिकॉज वी नो द फोर्स इज अट्रैक्टिव। क्लियर बच्चों? हम कहेंगे यहां पे फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आएगा? ऊपर तो z है, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट। हाँ है ना बच्चों? तो इट विल बी z। और r² क्या बचा है बच्चों? n²/z।
r is n square by z, इसका होल स्क्वायर कर दे क्योंकि हमें r स्क्वायर चाहिए। बोलो गाइस, समझे नहीं समझे? तो Yes, फोर्स sir. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z क्यूब बाय n रेज़ टू पावर 4। अगेन समथिंग यू हैव गॉट टू लर्न, हाँ या ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन z and n, हमने देख लिया, दिस इज हाउ इट इज डिपेंडेंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन z and n, वो भी हमने देख लिया। बोलो गाइस, यहां तक किसी बच्चों को कोई भी डाउट? नहीं सर। ओके, अब आते हैं जो हमने एनर्जी के फॉर्मूले पढ़े थे, इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था? -2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। किसमें दे दिया है आंसर? जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ जाएगा? -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर और नॉट? हम कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना बच्चों, न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे कूद रहा है, या लेट अस से n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट पे कूद रहा है, तो गाइस एक फोटोन वो एमिट करेगा नहीं करेगा बच्चों? बताओ, n2 से n1 पे जा रहा है तो फोटोन एमिट करेगा नहीं करेगा? बोलो गाइस, Yes, हाँ sir. है ना? और n1 से n2 जा रहा होता तो क्या करता? एक फोटोन एब्जॉर्ब करता। क्लियर और नॉट गाइस? हम कहेंगे, मैंने तुम्हें बताया था कि चेंज इन एनर्जी, मतलब चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वो n2 से n1 पे कूदा, देयर इज सम चेंज इन एनर्जी, दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। हाँ या ना बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई? डेल्टा ई विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड या एब्जॉर्ब, डिपेंडिंग अपॉन n1 से n2 जा रहा है या n2 से n1 जा रहा है। हाँ या ना बच्चों? क्लियर और नॉट? मतलब अगर n1 से n2 जा रहा है तो हम कहेंगे इट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, इससे जो इसका जो डेल्टा ई होगा दैट विल बी एनर्जी ऑफ फोटोन, क्या बच्चों? एब्जॉर्ब। हाँ या ना? Yes. और अगर हम लिखते हैं n2 से n1 जा रहा है तो हम कहेंगे दिस विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड। क्लियर और नॉट गाइस? बताओ, Yes, समझ sir. में? ओके, अब हम क्या कहेंगे? डेल्टा ई, यार इसको लिखो ई ऑफ n2 माइनस ई ऑफ n1। बच्चे कहेंगे सर यार ये तो आपने फ्रॉड कर दिया, मतलब इन दोनों के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? यही फॉर्मूला यूज कर रहे हो। मैं कहूंगा भाई तुम्हें वेवलेंथ की वैल्यू नेगेटिव में चाहिए क्या? नहीं, वेवलेंथ तो पॉजिटिव ही आएगी ना बच्चों। तो एक तरीके से हम क्या करेंगे? ऑलवेज ऑलवेज वी विल टेक एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, ताकि हमारा डेल्टा ई क्या है बच्चों? पॉजिटिव आएगा। नहीं आएगा गाइस? हमें पता है बाहर जाने पे एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है n2 माइनस n1 दिस वैल्यू विल कम आउट पॉजिटिव। हाँ या ना? बोलो बच्चों, Yes, sir. हमें Yes, पॉजिटिव ही चाहिए, हमें वेवलेंथ नेगेटिव नहीं चाहिए। हम हमेशा इसमें एक तरीके से क्या देख रहे हैं? मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, मॉडुलस देख रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? क्लियर गाइस? एंड दिस विल बी रिटर्न एज, ये हमारा क्या होगा बच्चों? E ऑफ n2 माइनस E1 ऑफ n1, दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। हाँ है ना बच्चों? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डेल्टा ई को क्या लिख दिया? E ऑफ n2 माइनस E ऑफ n1। हाँ है ना? फोटोन हमारा एमिट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि हम n1 से n2 जा रहे हैं या n2 से n1 जा रहे हैं। लेकिन हम जो फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी निकालने के लिए, उसमें हमेशा हम हायर माइनस लोअर करेंगे, ताकि डेल्टा ई हमारा क्या है? पॉजिटिव आए। ओके बच्चों, क्लियर और नॉट? बोलो गाइस, अब एक काम करो, E ऑफ n2 माइनस E ऑफ n1 कर दो। हम कहेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थी? ऊपर देखो गाइस, इट वाज दिस। एक बार n1 लेंगे हम यहाँ पे, एक बार हम क्या लेंगे? n1, एक बार लेंगे n2। क्लियर है या नहीं बच्चों? गाइस समझ में आया नहीं आया? Yes. तो गाइस अगर तुम ध्यान से देखो ये फॉर्मूले को, तो ये क्या बनेगा? इट विल बी 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 विद अ नेगेटिव साइन। बच्चों नेगेटिव होता है ना गाइस? मैंने ऊपर नेगेटिव लगाया था, नहीं लगाया था? लगाया था। तो हम क्या करेंगे? एनर्जी ऑफ n2 क्या आ गई? -2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 z स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर। हाँ है ना बच्चों? माइनस ऑफ -2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 z स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? यहां से अगर तुम सॉल्व करते हो तो ये 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18
1 by n1 square minus 1 by n2 square. This is the formula that you have for energy change in the two states. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमारा डेल्टा ई है. क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आया नहीं आया? यहां पे ये जो फॉर्मूला हम ले रहे हैं ना, इसमें n1 लेस देन n2 है. क्लियर और नॉट? हमने n1 लेस देन n2 ही तो लिया था. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि हमेशा हम क्या कर रहे हैं, लोअर, मतलब हम जो, हमें बेसिकली ऐसे समझो, जो हमें डेल्टा ई चाहिए वो हमें क्या चाहिए बच्चों? पॉजिटिव. तो गाइस पॉजिटिव तो तभी आएगा ना व्हेन n1 इज स्मॉलर देन n2. हाँ है ना? ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, आगे तो पॉजिटिव साइन है ही. तो हमारा ध्यान से देखने की बात क्या है कि ऑलवेज वी विल टेक n1 लेस देन n2. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब अगर हमारा, ध्यान से सुनना बच्चों, इवन टू गो, लेट मी टर्न ऑफ द वीडियो ऑप्शन. ओके गाइस, मैं क्या कह रहा था, ध्यान से सुनो. व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि तुम्हारा सपोजिंग 1 से 3 गया, तो गाइस फोटोन एब्जॉर्ब करा, एमिट करा? बताओ मुझे. फोटोन एब्जॉर्ब करा या एमिट करा? बोलो. सर एब्जॉर्ब. एब्जॉर्ब किया, राइट. और अगर 3 से 1 जा रहा है तो उसने फोटोन एमिट किया. हम कहेंगे चाहे 1 to 3 जाए या 3 to 1 जाए, हम हमेशा यहां पे 1 रखेंगे, यहां पे 3 रखेंगे. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Whether it goes from 1 to 3 or 3 to 1, always will take n1 as 1 and n2 as 3. समझे या नहीं आप समझे? रीजन एक्सप्लेन करो. रीजन ये है बेटा कि यहां पे अगर हमारा 1 to 3 जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए डेल्टा ई के लिए? 3 minus 1. हाँ है ना? एनर्जी ऑफ 3 माइनस एनर्जी ऑफ 1, जो तुम्हारा ये एक्सप्रेशन दे रहा है. मतलब तुम यहाँ पे 3 डालो, यहाँ पे 1 डालो, तो यही एक्सप्रेशन बन रहा है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? मैं ये कह रहा हूं अगर ये 3 to 1 जा रहा है, यार वेवलेंथ ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ फोटोन तो सेम ही है ना. 1 to 3 जाए, 3 to 1 जाए, बेसिकली एक में फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, एक में एमिट हो रहा है, बट एनर्जी ऑफ फोटोन इज स्टिल सेम. हाँ है ना? क्लियर है या नहीं? फिर से समझाऊं. जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, चाहे वो 3 से 1 जाए या 1 से 3 जाए, दैट एनर्जी विल बी सेम. एक में फोटोन एमिट हुआ, एक में फोटोन एब्जॉर्ब हुआ. तो हम ये नहीं चाह रहे कि हम साइन में जाके फंसे, इसलिए हम ऑलवेज क्या लेंगे? वी विल टेक दिस एक्सप्रेशन व्हेन वी आर सॉल्विंग. n1 छोटा, n2 बड़ा. ठीक है? अगर हम n2 यहां, बड़ा पहले नहीं लेना चाहिए. n2 बड़ा पहले लेना चाहिए बेटा. देखो ये तो मैंने करवाया ना, दिस इज डेरिवेशन, दिस इज डेरिवेशन. हम क्या करेंगे, हम हमेशा n1 छोटा n2 बड़ा इसलिए लेंगे. तुमने क्वेश्चन क्या पूछा था, फिर से बोलना बेटा. n2 पहले लेना चाहिए क्योंकि वो बेटा बड़ा है. वो अगर हम यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो अब वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना बेटा. अगर तुम 1 by 3 स्क्वायर माइनस 1 by 1 स्क्वायर कर दोगे तो ये वैल्यू तो तुम्हारी क्या आएगी? नेगेटिव. हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए नहीं, इसलिए हम हमेशा क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, जहां पे n1 इज स्मॉलर देन n2. ऑलवेज. क्लियर और नॉट? हमें डेल्टा ई पॉजिटिव चाहिए क्योंकि इसको हम इक्वेट करेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन से, और हमें साइन के समय से हमें नहीं पढ़ना. हमें साइन की, मतलब वी डोंट वांट कि हम यहां पे नेगेटिव साइन लगाएं. क्लियर है? हमें हमेशा डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, इसलिए दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज. ठीक है? यस सर. राइट. तो बेसिकली मैं इसको फिर से लिख देता हूं. क्रक्स जो डेल्टा ई था हमारा, डेल्टा ई कितना आया बच्चों? इट वाज 2.18 into 10 raised to power minus 18, 1 by n1 square minus 1 by n2 square. हाँ है ना? जहां पे n1 छोटा है, n2 बड़ा है, चाहे वो 4 से 2 जाए या 2 से 4 जाए, हम n1 को 2 रखेंगे, n2 को 4 रखेंगे. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? ताकि हमारा डेल्टा ई क्या है बच्चों? पॉजिटिव. क्लियर गाइस? वो तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कैसे से? 2 to 4 रखा, हम कहेंगे ये 2 रखा, ये 4 रखा, और हम कहेंगे जो भी ये वैल्यू आ रही है, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब. क्यों? क्योंकि 2 से 4 गया है, 4 से 2 गया है. अगेन हमने यहां पे 2 रखा, यहां पे 4 रखा, और ये जो भी एनर्जी की वैल्यू आई, हम कहेंगे दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड. समझ में आया नहीं आया? अब क्लियर है बच्चों? बताओ. यस सर. अब इसको क्या हम एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर लिख सकते हैं? hc by lambda इज द एनर्जी ऑफ फोटोन. हाँ है ना? बोलो गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? बच्चों बताओ. ये आ गया पक्का? दिस वाज द एनर्जी चेंज बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स
and this is the photon emitted when it jumps from n1 to n2 और n2 to n1. बस एक चीज का ध्यान रखना है, हमें n1 हमेशा स्मॉलर देन n2 लेंगे. क्लियर है यहां तक? क्लियर Yes. गाइस? राइट गाइस, ये जो वैल्यू है ना, सॉरी z स्क्वायर कहां चला गया हमारा? z स्क्वायर में खा गया क्या ऊपर से नीचे आते हुए? हाँ मैं खा गया. यहाँ पे z स्क्वायर भी तो आएगा बच्चों, हाँ है ना? कम ऑन, होल्ड ऑन. यहाँ पे क्या आएगा? z स्क्वायर भी आएगा. माय मिस्टेक, आई डोंट नो हाउ आई फॉरगॉट दैट. ठीक है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? यहां तक किसी बच्चों को डाउट? बोलो बच्चों. No. ओके, z स्क्वायर. अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है ये 2.18 इंटू 10⁻⁻18, इसको हम बोलते हैं RH, रेडबर्ग एनर्जी. क्लियर है या नहीं बच्चों? किसी बच्चों को डाउट? मतलब इट कैन आल्सो बी रिटन एज RH z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. क्लियर और नॉट बच्चों? क्लियर है गाइस? RH इज योर रेडबर्ग एनर्जी. फाइन. किसी बच्चों को डाउट यहां तक? बोलो. कोई डाउट होना नहीं चाहिए. हम कहेंगे यार इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कर सकते थे. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? बताओ मुझे. इट यूज्ड टू बी, मैंने कहीं लिखा है? ये रहा. लिखा ही नहीं लिखा है बच्चों? अगेन व्हेन यू सब्ट्रैक्ट, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? इट विल बी योर 13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. ये हमारा एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, एंड दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड या एब्जॉर्ब. समझ में आया नहीं आया? बिकॉज दिस एनर्जी वी आर टेकिंग इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. This was the energy difference between the two states in electron volt. This is the energy of photon emitted या absorbed in electron volt. हाँ या ना बच्चों? समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर है यहां तक? एक हमारा ये फॉर्मूला हो गया अगर जूल में निकालना है. ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया. क्लियर और नॉट गाइस? ये हमारा एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है. यहां पे हम जूल में ले रहे थे, यहां पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे. किसी बच्चों को डाउट यहां तक? बोलो गाइस. नहीं बच्चों हमने कहा दो फॉर्मूले हमारे पास आ चुके. एक चीज तो बच्चों यहां पे मैं बता दूं, यहां पे पहले मैं एक काम करता हूं, थर्ड एक्सप्रेशन भी दे देता हूं, उसके बाद समझाता हूं. गाइस यहां पे HC तो कांस्टेंट है, हाँ है ना बच्चों? HC इज कांस्टेंट. बोलो गाइस. HB प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, C स्पीड ऑफ लाइट होगी, दैट इज कांस्टेंट. तो गाइस अगर मैं HC से यहां पे डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है गाइस? बताओ. समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो इससे हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आएगा 1/λ. HC को हमने कहां भेज दिया? लेफ्ट हैंड साइड में. इट विल बी इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. क्लियर और नॉट गाइस? दिस इज व्हाट यू हैव. और इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस रेडबर्ग कांस्टेंट R. ये है हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट. किसी बच्चों को डाउट यहां तक? बेसिकली ध्यान से देखो बच्चों, ये तीन फॉर्मूले हैं जिनमें से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं टू गेट आंसर. एक ये जिसमें हमने एनर्जी जूल में निकाली, एक ये जिसमें हमने एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली, और यहां से हमने सीधा वेवलेंथ निकल के आ जाएगी. क्लियर और नॉट? बोलो गाइस. बच्चों बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? और 1/λ क्या होता है? इट इज वेव नंबर. इफ यू रिमेंबर 1/λ क्या होता है? वेव नंबर. किसी बच्चे को यहां पे कोई भी डाउट? क्लियर है? गुड. तो ये तीनों फॉर्मूले जो है हमारे, ऑल द थ्री फॉर्मूले वी कैन यूज टू गेट आंसर. सबसे आसान हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं, या तो हम ये यूज करते हैं या हम ये यूज करते हैं नॉर्मली. इसको कैसे यूज करते हैं पहले मैं ये समझा देता हूं. इसको यूज ऐसे किया जाता है, बाई चांस क्वेश्चन को देखना गाइस. अगर हमें दे रखा है n1 1 है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब हमें दे दिया, वेवलेंथ दे दिया, n1 दे दिया, n2 निकालना है, n2 हमें निकालना है. गाइस दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, या तो ऊपर वाला यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं. n1 हमें पता है 1, n2 हमें निकालना है, और वेवलेंथ हमें दे रखी है. हाँ है ना बच्चों? इसी समझ में आई नहीं आएगा? n1 दे रखा है फर्स्ट ऑर्बिट, n2 हमसे पूछा गया है,
और वेवलेंथ दे रखी है, लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो बच्चों, बताओ गाइस, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? वी आर गिवन फर्स्ट ऑर्बिट में हमने कोई फोटोन डाला जिसकी वेवलेंथ दे दी, व्हाट इज द एनर्जी लेवल जिसपे वो जंप करके चला गया? समझ में आया नहीं आया गाइस क्वेश्चन? वेवलेंथ दे दी उसने, n1 दे दिया, वी हैव टू फाइंड आउट n2, कहां पे जंप करके गया? समझ में आया नहीं आया बच्चों, बोलो हाँ है ना? यस सर। यस वो ये भी कह सकता था, वो ये भी कह सकता था कि हमने फिफ्थ ऑर्बिट से कुदाया उसे, n इक्वल टू 5 से कुदाया लोअर लेवल पे, लोअर एनर्जी लेवल पे, और इस वेवलेंथ का फोटोन एमिट हुआ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलर, मतलब जो हमारा नीचे वाला ऑर्बिट है क्लोजर टू न्यूक्लियस, वो किस पे जंप करके गया? नीचे। तो हम कहेंगे यार यहां पे 5 डाल दो, ये हमें निकालना है, वेवलेंथ हमें दे रखी है। समझ में आया नहीं आया गाइस, बोलो हाँ है ना? यस यस। लेकिन हम कहेंगे इस फॉर्मूले में दिक्कत जानते हो क्या है गाइस? अगर हमें n1 n2 ही लगाना है तो डोंट यू थिंक दिस विल बी अ बेटर फॉर्मूला? बताओ मुझे, दिस विल बी बेटर, हाँ है ना? क्योंकि Yes. हमने HC टर्म एलिमिनेट कर दी, उसी से तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन रहा था HC से डिवाइड करके। तो गाइस उसमें बेटर क्या होता है, ये फॉर्मूला यूज करो। वेवलेंथ हमें दे रखी है, n2 हमें दे रखा है, n1 निकालना है, या n1 दे रखा है, n2 निकालना है, हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? बोलो बच्चों। सर, हम ये दोनों केसेस में यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एमिटेड और अब्सॉर्ब में। करेक्ट, n1 छोटा n2 बड़ा, ठीक है? दोनों में डिफरेंट लेंगे। नहीं दोनों में, मतलब अगर उसने कह रखा है 1 से हायर पे जंप करा तो इसको 1 ले लो, इसको n ले लो और सॉल्व कर दो। अगर वो कह रहा है फिफ्थ से किसी लोअर पे जंप करा तो ये हमारा ये हो गया और ये 5 हो जाएगा, पहले वाला n हो गया और दूसरे वाला 5 हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसने कह रखा है 5 से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, लोअर में कर रहा है, तो हम तो लोअर वाले को n1 मानते हैं ना बेटा। समझ में आया नहीं आया, या फिर से बोलूं इसे? सर आ गया। आ गया ना? आइडिया क्या है, जब तक वो बंदा क्वेश्चन वाला तुमसे एनर्जी डिफरेंस जूल में नहीं पूछता, एनर्जी डिफरेंस जूल में, हम इस फॉर्मूले को रेयरली यूज करेंगे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सॉरी, इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला तो वही है, इस फॉर्मूले को हम रेयरली यूज करेंगे। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्योंकि उससे बेटर फॉर्मूला ये है जिसमें तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी और सॉल्व होके बनी है। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर और नॉट, बोलो। अगर वो एनर्जी डिफरेंस पूछा है बिटवीन टू स्टेट्स जूल में, तब तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। कौन से वाला? ये वाला। अदरवाइज वी विल गो फॉर दिस फॉर्मूला गाइस, दिस इज कन्वीनियंट टू यू। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर है यहां तक? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब गाइस यहां पे क्या होता है, आर, तुम रियलाइज करोगे अगर वेवलेंथ निकालनी पड़ गई हमें क्वेश्चन में, क्या निकालनी पड़ गई? वेवलेंथ। तो गाइस तुम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओगे नहीं लेके जाओगे? मतलब इसको इधर ले गए, इसको नीचे ले गए, हाँ है ना? बच्चों बताओ, ये चीज समझ में आई नहीं आई? वेवलेंथ निकालनी है तो तुम इसको नीचे लेके आओगे और ये भी पूरा नीचे आएगा, हाँ है ना? तो हम क्या कहेंगे यार, 1/r की वैल्यू याद कर लो, बहुत फायदा होता है। इट इज 911.5 एंगस्ट्रॉम। होल्ड ऑन, 911.5 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द वैल्यू दैट यू हैव। समझे नहीं समझे गाइस? ये आया कहां से यार? यहां पे वेवलेंथ निकाल रहे होते ना तो तुम निकालते मीटर में, हमने मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस इज द वैल्यू दैट यू गेट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सपोजिंग एग्जांपल देता हूं मैं, 1 से 3 जंप करा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एब्सॉर्ब? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम क्या करेंगे, 1/λ विल बी r z स्क्वायर, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं फॉर द टाइम भी, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। 1 to 3 लिया था ना बेटा मैंने? बेटा अगर वो 1 से 3 जा रहा है, यहां से वेवलेंथ आ जाएगी नहीं आ जाएगी बच्चों, बताओ? क्लियर है यहां तक? तो हम क्या करेंगे, 1/λ, r की वैल्यू पुट मत करो, ये आएगा 1 माइनस 1/9 विच इज 8/9। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? अब हम क्या करेंगे, लैम्डा क्या आ जाएगा, 9/8r। हम कहेंगे यार 1/r की वैल्यू क्या थी, 911.5। इजिली वेवलेंथ निकल के आ गई नहीं निकल के आ गई बच्चों? गाइस बोलो हाँ है ना? यस सर। यस
आई मीन दैट इज हाउ वी यूज दिस फॉर्मूला कि वेवलेंथ निकालनी है तो 1/r हाउ इट इज हेल्पफुल, दिस इज हाउ इट इज हेल्पफुल। इधर यूनिट क्या है वेवलेंथ? क्या यूनिट यहां से निकालोगे अगर तुम तो आएगी तुम्हारी मीटर में वेवलेंथ, ये यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर एंगस्ट्रॉम में आ गया। मतलब वहां पे जो मैंने 9/8 इंटू 911.5 था उसमें जो वेवलेंथ आ रही है वो तुम्हारी एंगस्ट्रॉम में आ रही है वेवलेंथ। समझे या नहीं समझे बच्चों? गाइस बोलो। Yes. किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट यहां तक गाइस, क्योंकि अगर डाउट है तो मैं फिर से समझा दूंगा। अभी थर्ड फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है बच्चों तुम्हें, जो तुम्हारा 1 to 4 2 वाला था कि वो उसका यूज कहां पे आएगा वो मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया है, ठीक है? उसको अभी बताना है मुझे, तो डोंट वरी अबाउट इट गाइस, ठीक है ना? अभी मैं आगे चलूं, बोलो गाइस, शैल आई कंटिन्यू फॉरवर्ड? ओके, एनीवे स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट आगे। ये चीज तुम समझ गए हो कि तुम्हारा हाउ दिस फॉर्मूला में 1/r इज हेल्पफुल। अब आते हैं इस पे, यार इसको कब यूज करा जाएगा? बच्चों पहली चीज, इस फॉर्मूले को हम बहुत रेयरली यूज करेंगे, ठीक है ना? इससे बेटर तो हमारा ये था, और ये वाला कब यूज में आएगा? कौन से वाला? 13.6 z², दिस वन। ये ज्यादातर तब काम में आता है बच्चों जब हमें वैल्यूज याद है। मतलब इसको यूज करने के बजाय हम क्या यूज करना चाह रहे होते हैं, जो हमने एनर्जी लेवल्स की वैल्यू निकाली थी ना हाइड्रोजन के लिए, 13.6 नेगेटिव में, -3.4, -1.51, उसमें ये हेल्पफुल होता है। समझ में आया नहीं आया गाइस? इस फॉर्मूले के बजाय भी रेदर देन यूजिंग दिस फॉर्मूला से एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं कि उसने कह रखा है वेवलेंथ दे दी बंदे ने तुम्हें, क्वेश्चन में क्या दिया? वेवलेंथ ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब या एमिटेड, लेटर से हमें दे रखा है 12.09, सॉरी इट इज गिवन टू अस एज से 911.5 ही दे दिया उसने। वेवलेंथ इन एनी केस दे दी, वहां से तुम एनर्जी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते गाइस? एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ करके या 1242/λ करके निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा बच्चों? एनर्जी ऑफ फोटोन, हाँ है ना बच्चों? बोलो। इस फॉर्मूले से जो मैंने अभी ऊपर लिखा है, इस फॉर्मूले से तुम एनर्जी ऑफ फोटोन निकालोगे, नहीं निकालोगे बच्चों? बताओ। उसने सपोजिंग एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया भी था, 4341 एंगस्ट्रॉम, इतनी वेवलेंथ का फोटोन क्या हुआ बच्चों? हमने दे मारा। तो हमें पता लगाना है कि तुम्हारा क्या n1 है क्या n2 है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उन्होंने तुम्हें वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड बता दिया और वो पूछ रहा है n1 क्या है n2 क्या है। तुम रियलाइज करोगे यार इसमें तो दो वेरिएबल आ गए, n1 एंड n2। तो गाइस कैसे सॉल्व किया जाए? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्वेश्चन समझ में आया? हमें वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड बता दी और अब वो n1 n2 पूछ रहे, उन्होंने कुछ नहीं दिया तुम्हें, ठीक है ना गाइस? ना n1 के बारे में इंफॉर्मेशन ना n2 के बारे में इंफॉर्मेशन। तो उसमें तुम क्या करोगे? ये वैल्यू निकाल लोगे। से ये वैल्यू आ रही है 12.09, ये वैल्यू आ रही है। अब तुम देखोगे किन दोनों एनर्जी स्टेट्स का डिफरेंस ये है, ठीक है? किन दोनों एनर्जी स्टेट्स का डिफरेंस ये है। से ये आ रहा है तुम्हारा 13.6 -1.51, ये वैल्यू आ रही है 12.09। हम कहेंगे इसका मतलब है बंदे की एक स्टेट क्या है? 3, एक स्टेट क्या है बच्चों? 1। अब या तो वो 1 से 3 जा रहा है या 3 से 1 जा रहा है, वो कैसे पता चलेगा? हमें ये पता चल गया लोअर n1 जो वैल्यू है वो 1 है और जो हायर वैल्यू है वो 3 है, लेकिन उसने ये तो बताया ही नहीं। फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, एमिट हुआ, मतलब हाउ डू यू आइडेंटिफाई? हम कहेंगे वो देगा क्वेश्चन में कि इतनी वेवलेंथ का फोटोन क्या हुआ था? एमिट हुआ है। तो अंडरस्टैंड करो ये जो तुम्हारा 3 और 1 आ रहा है इसमें जंप हो रहा है 3 से 1 पे। बाई चांस वो कहता है इस वेवलेंथ का फोटोन तुम्हारा क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हम कहेंगे ट्रांजिशन हो रहा है 1 से 3। एक में 3 से 1 जा रहा है, एक में 1 से 3 जा रहा है। फॉर्मूला हमने सेम लगाया। समझ में आया नहीं आया? सर हाँ सर, जो आपने इससे पहले वो सब्ट्रैक्शन करके दिखाई थी ना सर, को फिर से समझा देना। सब्ट्रैक्शन ये है बेटा, उसने बंदे ने तुम्हें वेवलेंथ दे दी, कुछ वेवलेंथ दे दी, ठीक है ना बेटा? हमने 1242 बाय वेवलेंथ किया। क्या किया हमने? 1242 बाय वेवलेंथ, ये वैल्यू आई से हमारी 12.09। क्लियर है यहां तक? अब ये जो तुम्हारा एनर्जी डिफरेंस आ रहा है ये तुम्हारा बेसिकली दो एनर्जी स्टेट्स के बीच का डिफरेंस है, हाँ है ना?
Yes, दिस sir. एनर्जी ऑफ फोटोन इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स। हाँ है ना, डेल्टा ही है, दो स्टेट्स के बीच का डिफरेंस है। अब हम देखेंगे, हमें पता है हाइड्रोजन की बात कर रहा होगा ये इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हमें पता है वैल्यूज क्या है, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.5 एंड 6b। हम देखेंगे किन दोनों का डिफरेंस 12.09 आ रहा है। हम कहेंगे दिस एंड दिस, ये 1.51 के आगे लाइन कैसे आ गई, -1.5। हम क्या कहेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 12.09 है। इसका मतलब है जो भी ट्रांजिशन हुआ, जो भी ट्रांजिशन हुआ वो तुम्हारा फर्स्ट और थर्ड के बीच में हो रहा है। ये चीज समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. समझ गया. और अब हमें पता चल गया है, वो कहेगा इस वेवलेंथ का फोटोन एमिट हुआ, एमिट हुआ तो हम कहेंगे भाई वो पक्का 3 से 1 जंप करा है। एब्जॉर्ब बोला है उसने क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे वो बंदा 1 से 3 जंप करा है। समझ में आया नहीं आया बच्चे? Yes, sir. अब किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट यहां तक बोलो गाइस, होना नहीं चाहिए। अब मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया कि नॉर्मली तुम्हारे फॉर्मूले कैसे यूज करे जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। अब बच्चों लेट अस टॉक अबाउट स्पेक्ट्रम। अभी हम देखेंगे, जैसे हमने पढ़ा था ना गाइस कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जब लोअर टू हायर या हायर टू लोअर जंप करता है तो किसी या तो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, हाँ है ना, दैट इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। तो अब पहले स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अरेंज कर रहे हैं, वी आर अरेंजिंग रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ओके गाइस, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में अगर हम अरेंज कर देते हैं, व्हाट वी गेट इज अ स्पेक्ट्रम। से तुम्हारी बहुत सारी रेडिएशन है, तो उनको हमने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज कर दिया। देन व्हाट यू ऑब्जर्व इज अ स्पेक्ट्रम। क्लियर गाइस? तो स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, वन इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है गाइस, अभी मैं पहले लिख देता हूं फिर समझा दूंगा। all intermediate wavelength are present in continuous spectrum। मतलब ऐसे समझो, लैम्डा मीन देखा हमने, लैम्डा मैक्स देखा, ठीक है ना गाइस। मिनिमम वेवलेंथ कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी है। अगर इन मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है लाइट में, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑल द इंटरमीडिएट वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट इन द स्पेक्ट्रम, देन वी कॉल इट अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसका एग्जांपल है तुम्हारा रेनबो। रेनबो में सारे कलर्स होते हैं या नहीं होते हैं गाइस? सारे कलर्स इन द सेंस मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ के बीच के सारे कलर प्रेजेंट है। समझे या नहीं Yes, समझे sir. गाइस? ओके, दूसरा आते हैं डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कुछ ही वेवलेंथ प्रेजेंट है, सारी प्रेजेंट नहीं है। जैसे लिख देता हूं मैं, स्पेक्ट्रम हैज distinct and well defined lines with gaps in between। गैप को हम क्या बोलते हैं, डार्क एरिया। अभी समझ में नहीं आया होगा, गिव मी सम टाइम। ओके बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है जो मैंने डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में बताया है उसमें, कोई अरे बात बस नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। हाँ बेटा क्या कहते? ऊपर करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा ऊपर करने के लिए कह रहे थे, ये लो बेटा लाइन, ये लाइन लिखनी है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम वाली, यस। लिख लो बेटा। बच्चों ये फॉर्मूले समझ में आगे नहीं आ गए, क्योंकि ये पूरी शीट जो मैं तुम्हें दो शीट करवाऊंगा, दे विल बी बेस्ड ऑन दिस ओनली दीज क्वेश्चन। जो मैंने अभी फॉर्मूले बताया उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन। लिख लिया बेटा? सर एक मिनट। ओके, लेट अस वेट। हो जाए तो बता देना।
थोड़ा नीचे करूं? थोड़ा कर दो सर। ओके, इतना? यस। ओके, नो मैं एक बार लिख रहा हूं, बोल नहीं रहा, उसके बाद समझा दूंगा। कर लिया नोट बेटा? लास्ट लाइन को। ओके, सर डन। ओके। तो जो तुम्हारा स्पेक्ट्रम होता है, अच्छा गाइस, ये जो डिस्कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, इसके लिए अनदर टर्म इज लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, कि ओनली फ्यू लाइंस आर प्रेजेंट और बीच की आर मिसिंग। ठीक है ना बच्चों? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे आते हैं। पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ऐसे देखो बच्चों, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर हायर से लोअर पे जंप करता है, या पहले एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं तो लोअर से हायर पे जंप करता है। ठीक है बच्चों, कब जंप करेगा? जब रेडिएशन गिरेगी उसके ऊपर, हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? ये हायर पे जंप कर गया, हम कहेंगे इसमें हमने डाली लाइट, इस लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट है। ठीक है ना बच्चों? हमने बहुत सारी वेवलेंथ प्रेजेंट थी, उसमें हमने ऐसी रेडिएशन डाल दी, लॉट ऑफ वेवलेंथ वर प्रेजेंट, रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट। तो गाइस उसमें से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा, एंड इट जंप्स आउट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसने जो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का फोटोन, मतलब इन दोनों के बीच की जो एनर्जी थी, इन दोनों का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी था, उतनी एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब किया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो हम कह नहीं थे डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, उसने वही वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब किया, विच इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? से वो 1 से 2 पे जंप करा, तो जो इनका एनर्जी डिफरेंस है उसी एनर्जी का उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया। क्लियर गाइस? तो अब जो रेडिएशन बची, जिस रेडिएशन को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसमें क्या होगा बच्चों? सारी रेडिएशन प्रेजेंट होंगी एक्सेप्ट द वन जो हमने एब्जॉर्ब कर ली। हाँ या ना? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? जो बाकी रेडिएशन बची आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रेडिएशन, उसमें सारी रेडिएशन होंगी एक्सेप्ट द वन जिसको उसने एब्जॉर्ब करके बाहर जंप किया है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये बताओ मुझे। यस सर। यस। गुड। आइडिया क्या है कि बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट थी, रेडिएशन प्रेजेंट थी, उसने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा, तो जब तुम रिमेनिंग लाइट को देखोगे उसमें वो वाली वेवलेंथ की लाइट विल बी मिसिंग। क्लियर गाइस? और बाकी सारी तो प्रेजेंट होंगी, तो हम कहेंगे यू विल हैव ब्राइट एरियाज। ब्राइट एरियाज पे यू विल हैव डार्क लाइन। ब्राइट एरिया होगा, एरिया पूरा ब्राइट होगा, ब्राइट इन द सेंस ऑलमोस्ट, से व्हाइट लाइट ली तुमने तो वॉयलेट से ग्रीन एंड सॉरी रेड एंड तक सारी होंगी नहीं होंगी बच्चों, उसमें से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिसिंग है, तो दिस विल बी योर डार्क लाइन एंड दिस विल बी द ब्राइट एरिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ब्राइट एरिया में जब तुम अरेंज कर रहे हो इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, you will observe a dark line which corresponds to the wavelength of radiation absorbed। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अरे रिपीट कर दो डार्क लाइन वाला। बेटा ये हमारे पास से व्हाइट लाइट है जिसमें वॉयलेट से लेके रेड एंड तक सारी लाइट्स प्रेजेंट है, ये हमने इस इलेक्ट्रॉन पे डाली, उसने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करा एंड इट जंप्स आउट। तो जो लाइट बची, जो लाइट यहां पे दिखाई दी हमें, उसमें सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ। हाँ है ना? यस। हम ये जो बाद में लाइट दिखी ना में, हम उसका स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, हम कहेंगे सारी लाइट्स प्रेजेंट है एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ, ये वेवलेंथ इज मिसिंग।
फ्रॉम द व्हाइट लाइट। तो हम क्या कहेंगे, दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू अ डार्क लाइन, कि ये वाली वेवलेंथ मिसिंग है, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द डार्क लाइन दैट यू ऑब्जर्व इन द स्पेक्ट्रम। क्लियर बेटा? ओके सर। पूरा ब्राइट होगा एक्सेप्ट सम डार्क लाइन। ये वो वेवलेंथ है जो तुमने, जिस वेवलेंथ का फोटोन इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया। अब आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम येलो पे। वाली कर ली उसने अब्जॉर्ब, तो फिर वहां एक डार्क कलर की लाइन दिखने लग जाएगी। हाँ, वहां पे डार्क कलर की लाइन आ जाएगी, करेक्ट। अब आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। हम कहेंगे बंदा हायर टू लोअर जंप कर रहा है। लेट अस से मैं 3 ऑर्बिट बनाता हूं। सर एक सेकंड जूम आउट कर दो। ऊपर देखना है, ये लो। सर एक सेकंड, ठीक है सर देखिए। ओके, हम क्या कहेंगे, ये इसमें इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे जंप कर रहा है। यार वो डायरेक्टली भी 1 पे जंप कर सकता है, हो सकता है एक बार 3 से 2 जाए, एक बार 2 से 1 जाए, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है बच्चों? तो इसमें उसने 2 फोटोन एमिट करे नहीं करे बच्चों, बताओ? क्लियर है यहां तक? तो गाइस अब हम देख रहे हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एमिटेड रेडिएशन। स्पेक्ट्रम ऑफ एमिटेड रेडिएशन, हम कहेंगे भाई पूरे स्पेक्ट्रम में सिर्फ 2 ही वेवलेंथ प्रेजेंट है। मतलब यहां पे अगर तुम स्पेक्ट्रम बना के देखोगे, इट इज गोइंग टू बी थ्रू आउट डार्क एक्सेप्ट फॉर 2 लाइंस, जिसकी वेवलेंथ, मतलब जिस वेवलेंथ के फोटॉन्स एमिट हुए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? द एंटायर स्पेक्ट्रम विल बी डार्क एक्सेप्ट फॉर 2 ब्राइट लाइंस, जिनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ के हमारे पास फोटॉन बाहर निकले। फिर डार्क लाइन या ब्राइट लाइन? ये दोनों ब्राइट लाइंस होंगी, बीच में डार्क है, मतलब थ्रू आउट डार्क है, इसमें 2 ब्राइट लाइंस दिखाई देंगी। ओके। क्लियर है? तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, डार्क एरिया पे ब्राइट लाइंस। समझ में आया तो नहीं सर आया ये भाई? पिछले वाले से उल्टा है। ये उल्टा है, करेक्ट, क्योंकि इसमें कुछ ही वेवलेंथ प्रेजेंट है, उसमें कुछ ही वेवलेंथ मिसिंग थी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। गुड। अभी हम स्पेक्ट्रम के बारे में आगे पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन देता हूं, आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ड्यूरिंग transition from n equal to 5 to n equal to 2 state in, हमें यह भी बताना पड़ेगा किसके अंदर, इन हाइड्रोजन एटम। z की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1। इसके बड़े फॉर्मूले ठहरे गाइस, या तुम क्या करो, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर, इसको मैं 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। हाँ या ना बच्चों? क्लियर और यस नॉट? सर। यहां से लैम्डा निकल सकता है। दूसरा तुम कैसे निकाल सकते हो लैम्डा? हम कहेंगे भाई एक काम करो, 13.6 इंटू 1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1242 बाय लैम्डा। हाँ या ना? क्लियर गाइस? तीसरा फॉर्मूला जो सबसे आसान है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, और 1/r की वैल्यू हमें पता है। तो गाइस सबसे अच्छा फॉर्मूला कौन सा है? ये। समझे नहीं समझे बच्चों? और Yes, हमारा 1 वेवलेंथ निकल गया। अब उसने क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? बताओ गाइस, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हमें पता है या नहीं पता? इट इज 1 बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, बताएगा कोई मुझे? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज स्पीड। हाँ या ना? बोलो गाइस, फील आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर और नॉट? फ्रीक्वेंसी निकालना है तो सी बाय लैम्डा कर दो। बोलो गाइस, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी भाई? बोलो गाइस। अगर हमने वेवलेंथ निकाल ली यहां से, तो उसके बाद कांट यू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन? बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया? यस। तो फ्रीक्वेंसी भी निकलेगी। तो बेस्ट फॉर्मूला तुम्हारा इन दैट केस ही है। वी डोंट यूज दिस फॉर्मूला, रेयरली यूज किया जाता है। इस फॉर्मूले को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें ये भी रेयर ही है, मोर और लेस। दिस इज ऑल्सो अ बिट रेयर। सबसे ज्यादा कॉमन तो यही फॉर्मूला है, ठीक है ना बच्चों? अच्छा गाइस, एक चीज और, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको तुम आसानी से कर सकते थे। कैसे? हम कहेंगे वो क्या कह रहा है, 5 से 2 जंप कराए है ना बच्चों?
5 से 2 में तुम्हें याद है या नहीं याद है, 2 में एनर्जी कितनी होती है 3.4, 5 में कितनी होती है गाइस बताओ मुझे 0.54। ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा डेल्टा ई बच्चों बताओ। ये जो सॉल्व इसे करते हैं ना उससे यही बनता है हमारा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर और नॉट। 13.6 by 4 is 3.4, 13.6 by 25 is 0.54। समझ में आया नहीं आया बच्चों बोलो हाँ, समझ में आ गया। दिस कैन बी रिटन एज 1242 by लैम्डा। यहां से भी लैम्डा निकल सकता था। मैंने तुम्हें जो बताया नहीं था गाइस कि रेदर देन यूजिंग दिस फॉर्मूला हम क्या करते हैं डायरेक्ट वैल्यूज उठा लेते हैं, कन्वीनियंट। समझ में आया नहीं आया बच्चों। एंड यू माइट बी वंडरिंग सर हमने दिस माइनस दिस क्यों नहीं किया। गाइस हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। एक्चुअली इट शुड हैव बीन व्हाट, इट शुड हैव बीन e of 5 minus e of 2। हाँ है ना, e of 5 क्या है माइनस 0.54, e of 2 क्या है माइनस 3.4। वही एक्सप्रेशन बन रहा है नहीं बन रहा है गाइस जो मैंने ऊपर बनाया है बताओ। समझ में आया नहीं आया। e of 5 minus e of 2 is this only। तो बेसिकली मैंने मैग्नीट्यूड उठा लिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों, बिगर वैल्यू माइनस लोअर। हाँ बेटा बोलो। लेकिन सर ये जो वैल्यूज आपने डाली इस हाइड्रोजन के लिए पॉसिबल है ना? ऑब्वियसली हाइड्रोजन के लिए पॉसिबल है। मतलब अगर तुम्हारे पास He+ होता फिर तो तुम यही फॉर्मूला लगा रहे होते। कौन सा वाला, नीचे वाला, ये नीचे वाला दिस वन। क्लियर है? यस सर सर। वो 3.4 कैसे आया था बस ये बता दो। बेटा इट इज नथिंग बट माइनस 13.6 z² by n² होता है ना। तुम्हें याद आ रहा है उसके लिए हमने n = 2 के लिए एनर्जी देखी थी फॉर हाइड्रोजन एटम। यस सर। यहां पे बाय 4 कर दोगे, 13.6 by 4 is 3.4। हमने सारों की एनर्जी लिखी थी ना बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाइड्रोजन के लिए, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। वो एनर्जी वैल्यूज मैंने उठाई है यहां पे। समझ में आ रहा है? सेकंड एंड फिफ्थ। क्लियर? ओके सर। तो ये भी यूज किया जाता। मैं ये बताना चाह रहा हूं देयर कैन बी लॉट ऑफ वेज टू सॉल्व, यू हैव टू अंडरस्टैंड विच इज द बेस्ट वन। ठीक है, अब आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम पे। एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा हम कहेंगे गाइस, एमिशन स्पेक्ट्रम को हम ज्यादा देख रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन को नहीं देखते। एमिशन स्पेक्ट्रम ठीक है, इसमें हमने उसको ब्रेक कर दिया कि कहां से कहां पे जंप कर रहा है। इतना हमें समझ में आ रहा है हायर से लोअर जंप कर रहा होगा क्योंकि एमिशन की बात कर रहा है। हाँ है ना बेटा, हायर टू लोअर जंप कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। अब हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, कैसे किया उसको देखते हैं। पहली चीज, एमिशन स्पेक्ट्रम को सीरीज भी बोला जाता है या लाइन भी बोला जाता है। इन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ऑब्वियस सी बात है हम बोर्ड थ्योरी पूरी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए लगाते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज, मतलब एक चीज समझो, अगर तुम्हें लाइन या सीरीज बोल रखा है इट ऑटोमेटिकली मींस हायर टू लोअर जंप कर रहा है। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? क्लियर है यहां तक? तो हमने इन्हें क्लासिफाई क्या किया, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज वो होती है जिसमें हायर से डायरेक्टली वन पे जंप कर रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हायर से डायरेक्टली वन पे जंप करना, चाहे वो 2 से 1 हो, 3 से 1 हो या इनफिनिटी से 1 हो, दैट विल बी काउंटेड इन लाइमन सीरीज। समझ गए बच्चों? बाल्मर सीरीज, हायर से लोअर पे जंप कर रहा है, लेकिन यहां पे जो लोअर है वो तुम्हारा क्या है बच्चों, 2। क्लियर और नॉट गाइस? हायर से 2 पे जंप करना, दैट विल बी बाल्मर सीरीज। इट माइट बी 3 to 2, 4 to 2 या इनफिनिटी टू 2। क्लियर है बच्चों? गाइस बोलो। एक सेकंड ऊपर कर दो। हाय रे, रुको बेटा एक मिनट रुक जाओ। सीरीज, ये स्टेटमेंट नोट कर रहे हो क्या जो भी मैंने सीरीज या लाइंस, या और ऊपर करना है? नहीं सर वो स्टेटमेंट नोट करो। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? लाइमन बाल्मर अभी पास्ट टेंस पे करेंगे। हायर टू 3, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? अच्छा गाइस एक छोटा सा क्वेश्चन, यार ये 1 से 2 कौन सी सीरीज है, कोई बताएगा मुझे? इट इज नो सीरीज गाइस, ये तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। सीरीज या लाइन तो एमिशन स्पेक्ट्रम में बनती है, तो एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोन को। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक?
1 to 2 इज नो सीरीज, कोई सीरीज नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमने लाइन या सीरीज पढ़ा है एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है ना बेटा? क्लियर होगी ये चीज? ये होगा हायर टू 3, हायर टू 3, इट माइट बी 4 to 3, 5 to 3 या इंफिनिटी टू 3, यू गेट द आइडिया। अब आते हैं ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज हायर टू 4, फुन सीरीज हायर टू 5, हमफ्री सीरीज, नाम याद करने पड़ेंगे बेटा, हायर टू 6। अब बच्चों आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज ओनली फॉर स्पेक्ट्रम इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए ही वैलिड है गाइस, हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में लाइमन सीरीज की जितने भी हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज, से 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, infinity to 1, all of them lie in UV region. Those radiation lie in UV region. UV region समझ रहे हो गाइस? वेवलेंथ लेस देन 3800 एंगस्ट्रॉम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 3800 to 76 was your visible, हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुआ ये चीज? बाल्मर वाले चाहे 3 to 2 हो, infinity to 2 हो, they will lie in visible region. The radiations will lie in visible region. क्लियर बच्चों? मतलब वेवलेंथ बिटवीन 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट पे, पाशन, ब्रैकेट, फोन, हमफ्री, ये सारे के सारे इंफ्रारेड में लाई करते हैं। क्लियर गाइस? बट दिस लाइज इन नियर इंफ्रारेड रीजन। नियर का मतलब समझ रहे हो गाइस? क्लोज टू विजिबल, ये लाई कर रहे होते हैं इंफ्रारेड। द नेक्स्ट वन लाइज इन इंफ्रारेड, this also lies in infrared, and this lies in far infrared region. Clear or not बच्चों? बताओ भाई, बोलो गाइस। सर एक बार स्टार्टिंग से नोट एक बार देखना है। ओके हाँ, ये लो, ऊपर करूं और? नहीं सर काफी। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। लाइमन, बाल्मर, पार्सन, ब्रैकेट, फोन, हमफ्री, ये हर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वर्क करेगा। लेकिन जो मैंने ये बताया है कि वेवलेंथ किस में लाई करती है, किस रीजन में लाई करती है, वो तुम्हें हाइड्रोजन एटम के लिए है। हो गया सर। सर IR की फुल फॉर्म क्या है? किसकी? IR इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है बेटा? मतलब हाँ बेटा, मतलब IR का इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड का मतलब है, तुम्हें याद है जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे बेसिकली, तो सबसे पहले आ रहा था गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर तुम्हारा यूवी, फिर तुम्हारा विजिबल, फिर इंफ्रारेड। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बेटा? यस सर। ये वही इंफ्रारेड है जो विजिबल के राइट हैंड साइड में लाई करता है। क्लियर है यहां तक? यस। ओके, अब आते हैं किस पे, ये मैंने करवा दिया नोट। अब आते हैं सर, इनके सबके नाम याद करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, चिंता मत करो, याद अपने आप हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। जब क्वेश्चंस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। अब गाइस, कोई कैसे बताएगा तुम्हें कि कहां से कहां जंप कर रहा है? मतलब तुम रियलाइज करोगे, यहां पे तो उन्होंने बता रखा था क्वेश्चन में, n = 5 से n = 2 पे जंप कर रहा है। ये कौन सी सीरीज है गाइस, कोई बताएगा मुझे? 5 से 2 जंप करना बाल्मर सीरीज है, हाँ है ना? हायर से 2 पे जा रहा है ना, इट इज बाल्मर सीरीज। तो कई बार शराफत से वो नहीं लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज। इसका मतलब है, फर्स्ट लाइन को अल्फा लाइन भी बोलते हैं, इसका मतलब है n+1 से किस पे जाना? n पे। क्लियर है यहां तक? पहले मैं लिख दूं सेकंड लाइन, सेकंड लाइन को हम बीटा लाइन बोलते हैं, इसका मतलब है n+2 से किस पे जाना? n पे। अब आते हैं थर्ड लाइन पे, थर्ड लाइन
या गामा लाइन, n+3 से जाना n पे। क्लियर है गाइस? ऐसे चलेगा। जैसे कोई कहता है फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का मतलब है जंप किस पे कर रहा है, 1 पे, और क्योंकि लाइन में फर्स्ट लाइन बोल रखा है इसका मतलब है 2 से 1। सेकंड लाइन इन लाइमन सीरीज क्या होगा, 1 पे जंप कर रहा है, 3 से 1 पे जंप कर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सपोजिंग मैं कहता हूं बीटा लाइन इन बाल्मर सीरीज क्या होगा बच्चों को बताएगा? सर 4। 4 से 2 है ना बेटा? समझ में Yes. आया नहीं आया? गुड। अब बच्चों समथिंग इंपॉर्टेंट, ये तो आसान था। अब आते हैं, ओह ग्रेट, जस्ट अ सेक बच्चों, ये कहां पे जा रहा है, क्या चीज मिटी अभी? ठीक है ना, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिशन, corresponding to maximum frequency या minimum wavelength। सपोजिंग मुझे ये लाइमन सीरीज के लिए निकालना है, तो क्या होगा बच्चों? लाइमन सीरीज में लाइमन का मतलब है हायर से 1 पे जा रहा है, वेवलेंथ मिनिमम या एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी तो मैक्सिमम होगी नहीं होगी बच्चों अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो, मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन कहां कब निकलेगा, हायर से 1 पे जंप कर रहा है। हायर से 1 में जंप क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें दे रखा है लाइमन सीरीज, तो 1 पे जंप कर रहा है। हायर वैल्यू हम क्या लें कि तुम्हारी एनर्जी मैक्सिमम हो फोटोन की, या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो फोटोन की, या वेवलेंथ मिनिमम हो फोटोन की? बताओ गाइस, विल इट बी 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1 या इंफिनिटी टू 1? मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन कब एमिट होगा? जब 2 से 1 पे जा रहा है, 3 से 1 या इंफिनिटी टू 1? बताओ बेटा, किसी ने आंसर दिया था, बोलो। सर फिर से रिपीट करना। बेटा हम कह रहे हैं 1 पे जंप कर रहा है, 1 पे जंप कर रहा है, लेकिन वी वांट, हमें पता लगाना है कहां से 1 पे जंप करवाएं कि तुम्हारा जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ मिनिमम हो या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो या एनर्जी मैक्सिमम हो। सर इन्फिनिटी टू 1। गुड। इसको क्या बोलते हैं? सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट, तो सीरीज लिमिट फॉर लाइमन सीरीज इज इंफिनिटी टू 1। बाल्मर के लिए क्या होगा बच्चों? इंफिनिटी टू 2। समझ में आया नहीं आया गाइस? यस सर। यस ओके, अब आते हैं ट्रांजिशन corresponding to wavelength maximum या फ्रीक्वेंसी मिनिमम इन बाल्मर सीरीज। कौन सा होगा बच्चों, बोलो? बाल्मर का मतलब है 2 में जाके गिर रहा है, 2 पे जाके गिर रहा है, कहां से गिर रहा होगा ये बता दो मुझे, जिसमें तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मिनिमम का फोटोन बाहर जंप करता है। सर 3। 3 to 2, वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी 3 to 2। अब आते हैं एक काम की चीज, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, उस वक्त ज्यादा समझ में नहीं आया होगा। स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल इन या व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 to n1 स्टेट। तो बच्चों पहली चीज ये स्टेटमेंट समझ नहीं आई होगी, मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले। बच्चे कहेंगे सर आपने समझाया तो है नहीं, फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा फॉर्मूला पहले लिख दो, उसके बाद समझ में भी आ जाएगा। दिस इज व्हाट यू हैव, डेल्टा इन यहां पे क्या हो गया, n2 minus n1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बेटर फील आएगी। हमने कहा 5 से 1 जंप करा रहे हैं, 5 से 1 पे जंप करा रहे हैं, तो एक सेकंड ऊपर कर दो। हाँ बेटा अभी करता हूं, ये लो। सर थोड़ा और। ओके, इतना हाँ सर। गाइस, थोड़ा स्पीड से लिखो भाई।
हुआ नहीं हुआ? सर एक सेकंड। ओके, सर हो गया। हो गया, गुड। तो हम क्या कहेंगे, 5 से 1 जा रहा है, कितनी पॉसिबल है? हम कहेंगे भाई या तो 5 से डायरेक्टली 1 पे कुदाओ, 5 से 2 पे कुदाओ, 5 से 3 पे कुदाओ, 5 से 4 पे कुदाओ। 5 से ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? क्लियर गाइस? हम सारे कॉम्बिनेशन लेंगे, 4 से 1 पे कुदाओ, 4 से 2 पे, 4 से 3, 3 से 1 पे कुदाओ, 3 से 2 पे कुदाओ, या 2 से 1 पे कुदाओ। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। हाँ है ना बच्चों? कौन कौन से पॉसिबल है? तुम कहोगे सर अगर 5 to 1 जंप कर गया तो मैक्सिमम तो हमें ऐसा कहना चाहिए 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1। यहां पे हम ऐसे नहीं मान के चल रहे कि एक ही हाइड्रोजन एटम है। अगर एक ही हाइड्रोजन एटम होता तो हम सीधा क्या कहते गाइस, कितनी मैक्सिमम रेडिएशन हो सकती है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। करेक्ट और नॉट गाइस, बोलो। लेकिन हम कह रहे हैं वी आर अज्यूमिंग बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स है या बहुत सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबल रेडिएशन दैट यू कैन हैव? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दिस इज व्हाट यू हैव। यहां पे 4, 3, 2, 1, कितनी आ गई बच्चों? 10 आ गई, नहीं आ गई? बोलो गाइस। इसको हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया है। टोटल लाइंस पॉसिबल, टोटल पॉसिबल लाइंस की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। टोटल पॉसिबल लाइंस हम कहेंगे इट विल बी डेल्टा एन। 5 माइनस 1 कितना आया? 4। 4 इंटू डेल्टा एन प्लस 1 बाय 2। आ गया नहीं आ गया गाइस? 10 लाइंस आर पॉसिबल। हाँ या ना? बताओ गाइस। अब आते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ऐसा जिसमें फॉर्मूला ना लगा पाओगे। क्या क्वेश्चन में उन्होंने कह रखा है, इफ नो रेडिएशन इन विजिबल रीजन, if no radiation in visible region for hydrogen atom, क्योंकि हमें पता है विजिबल रीजन, हमें हाइड्रोजन एटम के लिए पता है कौन सा होता है बच्चों, कौन सी ट्रांजिशन में विजिबल आता है? लाइमन, बाल्मर, पार्शियन, ब्रैकेट, फोर्ड। बताओ गाइस। बाल्मर। इसका मतलब है वो एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि बाल्मर कोई भी तुम्हारा नहीं हुआ, मतलब बाल्मर में, बाल्मर सीरीज का कोई भी ट्रांजिशन नहीं हुआ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हायर से 2 पे नहीं गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो। हायर से 2 पे नहीं गया। तो बच्चों इसमें तुम कहोगे सर फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर देते हैं। फॉर्मूले को चेंज करने से बेटर है यू मेक केसेस, दैट इज बेस्ट। बच्चे कहेंगे सर केस मेक करना तो डिफिकल्ट बनता है, डिफिकल्ट पड़ेगा। मैं कहूंगा इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, और तुम समझ जाओगे हम फॉर्मूला क्यों नहीं करने वाले, व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज द फॉर्मूला। ये आ गए हमारे 5। हम कहेंगे हमें 2 पे नहीं भेजना। हाँ है ना बच्चों? तुम कहोगे ये भेजा, ये भेजा, ये भेजा, इधर हमने ये भेजा, ये भेजा, इधर हमने ये भेजा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 2 पे कोई हमने भेजा क्या गाइस? बोलो। नहीं भेजा ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बच्चे जो मिस आउट करते हैं, या 2 पे नहीं भेजा तो इसको हम काउंट तो करेंगे। मैं कह रहा हूं इसको काउंट नहीं करेंगे। जब वो 2 पे गया नहीं तो 2 से नीचे वाला भी तो काउंट नहीं करेंगे ना। मतलब इफ यू आर नॉट हैविंग एनी रेडिएशन गोइंग टू 2, देन यू कैन नॉट हैव एनी रेडिएशन गोइंग फ्रॉम 2 to 1। समझे या नहीं समझे गाइस? फिर एक डिफरेंट लाइन डिफरेंट आइटम कर रहे हैं जंप। हाँ ऑब्वियसली, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई वैसे पूछता कितने पॉसिबल है तो हम कहते 5 से 4, 4 से 3 और 3 से 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? अगर सिंगल एटम होता तो दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे हम मान के चले बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, लेकिन बाल्मर में या विजिबल बाल्मर सीरीज का कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ। तो मैं कह रहा हूं अगर बाल्मर सीरीज का नहीं हुआ तो लाइमन भी 2 से 1 नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब कोई इलेक्ट्रॉन 2 पे गया नहीं तो 2 से नीचे कैसे गिरेगा? समझा नहीं समझेगा है बच्चों? फील आई नहीं आई ये बोलो। यस सर। ओके, ये हमारा आ गया।
टोटल नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ऑब्जर्व। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? यस सर। ओके, ऊपर करना है तो ये नोट कर लो। यही नोट करना था, किसी बच्चे को ऊपर का और भी नोट करना था। क्वेश्चन हाय रे, एक मिनट रुको, ये लो पढ़ो। बच्चों कुछ हुआ? कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ मुझे। देखो इस फॉर्मूले को जब तक अप्लाई नहीं करके देखोगे तब तक तो फील ज्यादा नहीं आती। फॉर्मूले को अप्लाई करते इट बिकम्स वेरी क्लियर कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कर लिया नोट? करा था नहीं करा था बेटा? कर लिया था, ओके। अब आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। कर लिया ना, ओके। आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी क्या होता है बच्चों? इट इज द एनर्जी required to take out या टेक आउट की बजाय रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इन एन एटम। एक इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है ग्राउंड स्टेट से गाइस। अब यहां पे तुम एक चीज रियलाइज करने वाले हो बच्चों, समथिंग इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान से देखो। हमारा ग्राउंड स्टेट क्या होता है ये मैंने अभी नहीं बताया बच्चों, ठीक है ना? अभी मैं ग्राउंड स्टेट के बारे में बताऊंगा तुम्हें, ध्यान से सुनते जाना गाइस। ग्राउंड स्टेट यहां पे तो बहुत सिंपल है, ग्राउंड स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर अ इलेक्ट्रॉन। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ग्राउंड स्टेट क्या होता है? मोस्ट स्टेबल स्टेट, जिसमें उसकी एनर्जी सबसे कम है। किसमें होगी गाइस? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में। किसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होती है? 1 में, 2 में, 3 में, इंफिनिटी में। बोलो गाइस, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट? n इक्वल टू 1 2 3, किसमें एनर्जी सबसे कम है? बोलो गाइस, से समथिंग भाई। सबसे कम एनर्जी किसमें है? infinity. इंफिनिटी पे तो जीरो है, -13.6 है। बाहर जाने पे एनर्जी बढ़ती है। डोंट यू रिमेंबर बेटा? याद आया नहीं याद आया? Yes sir. Yes sir. So kind. n इक्वल टू 1 इज गोइंग टू बी योर ग्राउंड स्टेट फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो अगर हम 1 से इंफिनिटी पे भेज रहे हैं, ठीक है ना गाइस, देन दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैन बी रिटन एज 2.18 इंटू 10⁻⁻18। गाइस एक काम करो, दो चीजें एक बार लिख लो, नोटबुक है कहीं, मैं भूल जाऊंगा। एक तो मुझे बाइंडिंग एनर्जी समझाना है फिर से, और एक मुझे क्या समझाना है? एक्साइटेड स्टेट। ये दोनों कहीं लिख लो। व्हेन आई एम अबाउट टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, उस वक्त बता देना कि सर ये भी चीज बतानी थी आपको, ठीक है? एनीवे, आयनाइजेशन एनर्जी में हम कह सकते हैं फॉर्मूला तो वही लगता है ना बच्चों? एनर्जी डिफरेंस हमें निकालना है जब वो 1 से कहां पहुंच गया गाइस? इंफिनिटी पे। हाँ या ना? बोलो गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी यही तो होता है, मोस्ट स्टेबल स्टेट से उसे इंफिनिटी पे भेज देना। हाँ या ना? बोलो गाइस। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी? n2 अगर इंफिनिटी डालते हो तो 0 हो जाएगा। हाँ या ना बच्चों? गाइस दिस विल बिकम 0 और हमारा वैल्यू बस यही आ जाएगी। हाँ या ना? क्योंकि n1 1 है। बोलो गाइस, से समथिंग। समझ में आया नहीं आया? अरे भाई कोई अनम्यूट होके बोल दो। Yes, sir. ओके, अब इस पे आते हैं। ये हमारा होता है आयनाइजेशन एनर्जी। करोगे इसको 1 डाला, इसको इंफिनिटी डाला, कितनी आ जाएगी बच्चों? इट विल बी 13.6 Z²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा जूल में था, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ या ना? क्लियर गाइस? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? Right, sir. ऊपर कर दो। अब एक मिनट रुकिए, बस एक चीज बता दूं मैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है?
हम कहेंगे कितना पोटेंशियल लगाएं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। हम कहेंगे दिस इज द पोटेंशियल। तो कैन वी से, ध्यान से देखना, पोटेंशियल इनटू योर चार्ज, दिस शुड बी इक्वल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ है ना बच्चों, बोलो गाइस। पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ है ना, बोलो बच्चों। यहां से हम ई को उड़ा देंगे। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक्चुअली तुम्हारा क्या होता है बच्चों? इट इज नथिंग बट 13.6 Z स्क्वायर वोल्ट। ओके, बेसिकली ई हमने वहां से हटा दिया। किसी बच्चों को डाउट यहां तक? अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज 13.6 Z स्क्वायर वोल्ट। ओके, बोलो गाइस, किसी बच्चों को डाउट यहां तक? बच्चों बताओ भाई। नहीं सर। ओके गुड। हाँ, बच्ची ने कहा था ऊपर जाना है। कितना ऊपर बेटा? सर इससे नहीं सर, इससे नीचे? कैसे नहीं आएगा? ओके, कर लो। राइट, नोट कर लो तो बता देना बेटा। बच्चों कैसे? एटॉमिक्स, हाँ हो गया। अब आते हैं दो टॉपिक जो हमें करने थे। बाइंडिंग एनर्जी क्या था बच्चों? बाइंडिंग एनर्जी हमने बताया था नहीं बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। हाँ या ना? या फिर इतनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन अनबाइंड हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है या नहीं? बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विद विच द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। हम कहेंगे अगर बाइंडिंग एनर्जी दे दी तो वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया जहां पे एनर्जी जीरो है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज एक्चुअली नथिंग बट नेगेटिव ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सॉल्वेंट। बच्चे कहेंगे सर ये कहां से आया? इसको एक काम करो, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। n इक्वल टू 3 में व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गाइस? -1.51। हाँ है ना? क्लियर है या नहीं बच्चों? n इक्वल टू 3 में यही तो होती है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बोलो गाइस। अब अगर हम इसको इतनी एनर्जी दे देंगे तो डोंट यू रियलाइज वो इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। हाँ या ना? बोलो। सो बेसिकली इतनी एनर्जी इज योर बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो। सिंपल टर्म्स में तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। बेसिकली एक तरीके एनर्जी का मैग्नीट्यूड ले रहे। समझ में आया नहीं आया गाइस? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट दूसरी चीज मुझे क्या बतानी थी गाइस? मैंने लिखा तो था एक्साइटेड स्टेट। लेट अस टॉक अबाउट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? मतलब वो जहां पे जंप करके पहुंचा हुआ है, मतलब लेट अस से n नॉट इक्वल टू 1 अगर है तो हम कहेंगे इट इज इन एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ये उसकी ग्राउंड स्टेट है। जो ग्राउंड स्टेट के अलावा स्टेट है ना, दैट इज एक्साइटेड स्टेट। एज सिंपल एज दैट। ठीक है बच्चों? अब हम क्या कहेंगे अगर कोई कहता है लाइमन सीरीज में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? बताओ गाइस। सर 2। वेरी नाइस, इट इज गोइंग टू बी 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? सर 3। गुड। अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? बोलो भाई, बोलो गाइस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? वापस बताना। बेटा एक्साइटेड का मतलब है, मतलब उससे एक ऊपर। अगर वो कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यार n इक्वल टू 1 वाज ग्राउंड स्टेट, उससे जस्ट ऊपर वाली स्टेट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर उससे और ऊपर जाएंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है, उससे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आई 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट आई 3। समझे या नहीं समझे बेटा? यस सर। ओके, अब करेंगे शीट गाइस। वी आर डन विद द थ्योरी पार्ट फॉर द टाइम बीइंग। नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चंस गिवन इन शीट।